हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल में एक बार स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम थे फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए टाल दिए हैं और हमें हार नहीं मानने हैं दोस्तों कि ये परीक्षाएं नहीं हो रही हैं सर, हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सभी दोस्तों को आगे आना होगा दोस्तों, और जो ये सीबीआई मांग हो रही है उसको हमें करना पड़ेगा दोस्तों। और हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारे सामने 12 तारीख को पेपर है पटवारी का, और फिर मार्च में पेपर है, फिर अप्रैल में पेपर है दोस्तों। एक बार एक साफ होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें तो पढ़ते रहने हैं दोस्तों, हार नहीं मानने हैं, ठीक। तो दोस्तों, सेशन का आज का पहला प्रश्न है। यूके पीएससी के पुराने पेपर को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है एपिसोड का पहला, बोले तो 16वां, ठीक है दोस्तों। देखिए, मिलान करिए था दोस्तों। ये क्या करिए था? मिलान करिए। खटीमा परियोजना का संबंध है दोस्तों आपका। खटीमा परियोजना बना है आपका शारदा नदी पर, ठीक है। चिला आपका बना है दोस्तों गंगा नदी पर। छिब्रो आपका बना है दोस्तों टॉन्स नदी पर। और ढालीपुर बना है दोस्तों आपका यमुना नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सेशन का 17वां प्रश्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। और 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना के समय इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान था। तो दोस्तों, जब उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हो रही थी, तो दोस्तों इसकी आय में तृतीय सेक्टर का योगदान बढ़ रहा था दोस्तों, ठीक है। आज भी तृतीय सेक्टर निरंतर बढ़ रहा है, तो जरूर इसको याद रखिएगा। तीनों सेक्टरों को आप अच्छे से याद करिएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? तो दोस्तों, आपका वह गवर्नर हुए हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपने स्थायी बंदोबस्त भी देखा होगा। सन 1793 का स्थायी बंदोबस्त को लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19वां, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो दोस्तों, जॉन सोर के द्वारा कोर्ट फीस की स्थापना या कोर्ट फीस लगाई गई थी वादों और निपटारा शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से, ठीक है। सेशन का 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छेद या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है दोस्तों? तो ये कह रहा है लघु हिमालय को कौन सा छेद भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है दोस्तों? तो ये है करते हैं दोस्तों आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश छेद, ठीक है दोस्तों। मुख्य केंद्रीय भ्रंश छेद अलग करती है, याद रखेंगे, ठीक है। MCB करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे? MCB शॉर्ट में, ठीक है दोस्तों। सेशन का 21वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों की उनकी साक्षरता प्रतिशत बताइए। मतलब हमें व्यवस्थित क्रम से, आरोही क्रम से इसको आगे करना है। तो सबसे पहले हरिद्वार आ जाएगा यहाँ पर, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर, ठीक है दोस्तों। आरोही क्रम से इसको लगाना था, ठीक। ARO 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो वहीं आपको सवाल यह पूछा जाएगा दोस्तों वनडे एग्जाम में कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बताइए दोस्तों। आपका सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून है दोस्तों। अगर सवाल पूछा जाएगा कि देहरादून की साक्षरता की प्रतिशत दर कितनी है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 85%, 85.24% याद रखिए दोस्तों। तो वहीं आपको सवाल पूछा जाएगा कि साक्षरता दर में सबसे कम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर का है दोस्तों 74.4% साक्षरता दर में। उत्तराखंड में सबसे लो लेवल पर जो जिला है वह है उधम सिंह नगर, ठीक है दोस्तों। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है 22वां भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है दूधातोली शिखर जनपद गढ़वाल में, बिल्कुल सही है दोस्तों। भागीरथी नदी टिहरी गढ़वाल में, बिल्कुल सही है दोस्तों। संगम खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में, सही है। रूपकुंड बागेश्वर में नहीं है, रूपकुंड आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। रूपकुंड जिसे आप कंकाली या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। सेशन का 23वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वह पर्वत है जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। नंदा घुंगटी या फिर नंदाकोट या फिर पंचाचूली या फिर हरदेवल। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरदेवल, क्योंकि हरदेवल की ऊंचाई है 7151 मीटर दोस्तों। कितनी है? 7151 मीटर। तो वहीं आपको सवाल पूछा जाएगा कि पंचाचूली की कितनी है, तो याद रखेंगे 6904 मीटर यानी 6904 मीटर है दोस्तों। अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। और वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि नंदा घुंगटी की कितनी है, तो नंदा घुंगटी की है दोस्तों 6309 मीटर ऊंचाई है। तो वही नंदाकोट आप याद रखिएगा दोस्तों 6861 मीटर ऊंचाई है नंदाकोट की, ठीक है दोस्तों। नंदा घुंगटी जो नंदा देवी पर्वत है दोस्तों, तो उसके बाहरी क्षेत्र पर स्थित है आप लोगों का नंदा घुंगटी, याद करिएगा। हाँ, पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, हरदेवल भी पिथौरागढ़ में है, नंदाकोट आपका ये बागेश्वर वाला इलाका पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सेशन का 24वां प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। और 24वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि एसटी की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे अधिक कहाँ है, प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है उधम सिंह नगर, ठीक है दोस्तों। तो वहीं आपको सवाल पूछा जाएगा कि प्रतिशत की दृष्टि से जो अनुसूचित जाति सबसे अधिक है, तो ये है आपका दोस्तों उधम सिंह नगर में, ठीक है। एससी की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं सबसे कम पूछा जाएगा जनसंख्या तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात की जा रही है यहाँ पर फिर में, ठीक है। सेशन का 25वां प्रश्न है उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों 3 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, तो वहीं 5 सदस्य आपके कहाँ जाते हैं, लोकसभा, ठीक है। मतलब लोकसभा के लिए 5 सीट, राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। सेशन का 26वां प्रश्न है उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1 की जाती थी, ठीक है दोस्तों। अब इस साल ये जो पिछले साल आपका इलेक्शन हुआ था, तब में ये जो एंग्लो इंडियन या कह सकते हो आप मनोनीत सदस्य हटा दिया गया है। तो अंतिम मनोनीत सदस्य पूछा जाएगा तो जॉर्ज, ठीक है दोस्तों, नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज आइवॉन ग्रेगरी मैन, ठीक है दोस्तों। ग्रेगरी मैन को आपको याद रखना है, ये अंतिम मनोनीत सदस्य थे, याद रखिए। उत्तराखंड विधानसभा सीट कुल कितने हैं दोस्तों, 70 है, अच्छे से ये इसको भी याद करिएगा दोस्तों। सेशन का 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। हरिदत्त भट्ट शैलेश, जिसे आप शैलेश कहते हैं, ये एक लेखक है, बिल्कुल सही है। कालू महर, ये स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, बिल्कुल प्रथम। के.एस. वल्दिया पर्वतारोही, ये गलत है दोस्तों। एकता बिष्ट क्रिकेटर, ये सही है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था, नहीं है, तो के.एस. वल्दिया आपके पर्वतारोही नहीं है दोस्तों। के.एस. वल्दिया का संबंध दोस्तों भूविज्ञान मतलब भूगर्भ से है दोस्तों, याद करेंगे आप, ठीक है। किससे है दोस्तों, भूगर्भ से के.एस. वल्दिया जी का संबंध है, मतलब खड़क सिंह वल्दिया जी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या आएगा दोस्तों, खड़क सिंह वल्दिया। और आपको याद होना चाहिए दोस्तों ये कि खड़क सिंह वल्दिया या के.एस. वल्दिया का जन्म कब हुआ था। तो के.एस. वल्दिया का जन्म दोस्तों 20 मार्च 1937 को। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इनका जन्म म्यांमार में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और ये वहाँ से भारत कब आए या फिर वहाँ से पिथौरागढ़ अपने गृह क्षेत्र कब आए, तो ये आए दोस्तों 1947 में, याद करेंगे इसे भी, ठीक है दोस्तों। अपने गृह नगर पिथौरागढ़ आए थे इस समय पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेशन का 28वां प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रतिशत कितना है, मतलब आरक्षण कितना है। तो पंचायत में दोस्तों महिलाओं के लिए 50% है, और ये हुआ था दोस्तों 2008 में, ठीक है दोस्तों। तो वहीं लागू कब से, तो 2009। कई बार आपकी किताबों में ये भी लिखा होगा कि संशोधन अधिनियम पंचायत 2009 से उत्तराखंड में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है पंचायत राज में,
या पंचायत में। ठीक है दोस्तों, तो वही सवाल आपको यह भी पूछा जाएगा कि पंचायत का उल्लेख कहाँ है। इसका मैं पहले ही पोस्टमार्टम इतने बार कर चुका हूँ दोस्तों कि आपको भूलना नहीं है अब। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है दोस्तों। तो कुनिंद वंश का राजा कौन है दोस्तों इसमें, तो ये है धनभूति अमोधभूति। ठीक है दोस्तों, कुनिंद राजवंश का सबसे महान शासक अमोधभूति दोस्तों, याद करिएगा। ठीक है, सेशन का 30वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, याद रखिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका जून 2006 में आपका देहरादून में किया गया था, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और रिपीटेड सवाल है। लोक सेवा आयोग के पुराने प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31वां प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो दोस्तों देहरादून में स्थित प्रथम संस्थान इनमें से अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, वन अनुसंधान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान नहीं दोस्तों, इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब आप कहोगे सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। बिल्कुल हम बताएंगे दोस्तों। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है आपकी सन 1767 में। ठीक है, और इसकी स्थापना कोलकाता बोले तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में होती है, याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1942 में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वही सवाल पूछा जाएगा आप लोगों के लिए कि FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च अनुसंधान की स्थापना 1906 देहरादून। वही भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना आप लोगों की 1966 में, ठीक है दोस्तों, 1966 में की जाती है, याद करिएगा, जिसे आप IIRS कहते हैं। ठीक है, यह भी कई महत्वपूर्ण, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को चुनिए दोस्तों। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पंवार राजवंश, ये गलत है दोस्तों। हाट गांव ताम्रपत्र चंदवंश, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों का दोस्तों कर्णावती से संबंधित मतलब पंवार वंश से संबंधित है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये भी गलत है, ये तो ब्रह्मपुर से संबंधित है। और तालेश्वर ताम्रपत्र ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित जानकारी देता है दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। और पांडुकेश्वर दोस्तों ये देता है कार्तिकेयपुर के बारे में, सॉरी, ठीक है, याद करिएगा। 33वां प्रश्न दोस्तों सेशन का, उच्च चंद्रराज का नाम बताइए या राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। मतलब ये कह रहा है कि उच्च चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने अल्मोड़ा राजधानी को परिवर्तन की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो अपना बालो कल्याण चंद था दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने राजधानी कब परिवर्तन की थी, 1563 में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, सेशन का 34वां प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित जो एक खूबसूरत सा स्थान है श्रीनगर, यहाँ अपनी राजधानी पंवार वंश के राजा अजयपाल ने स्थानांतरित की थी, और ये की थी इन्होंने 1517 में। ठीक है, स से श्रीनगर, अच्छे से याद करिएगा। और वहीं अजयपाल ने देवलगढ़ में राजधानी कब परिवर्तन की थी, तो 1512 में। ठीक है दोस्तों, और श्रीनगर उत्तराखंड का क्या कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली। ठीक है, क्योंकि श्रीनगर को कई बार लूटा गया, कई बार बसाया गया, कई बार इसे बाढ़ में बहा गया। ठीक है, या बह गया। ठीक, इसीलिए श्रीनगर उत्तराखंड का दिल्ली, आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 35वां प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा हमेशा युद्ध किया करते थे। तो दोस्तों पश्चिम रामगंगा, मतलब पश्चिमी रामगंगा को दोस्तों आपका गढ़वाल के राजा और कुमाऊं के राजाएं हमेशा निरंतर युद्ध किया करते थे। तो वहीं आप लोगों को याद करना है कि पश्चिमी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी रामगंगा तो दोस्तों दूधातोली श्रेणी से निकलती है दोस्तों, दूधा
तोली श्रेणी से निकलती है, याद करिएगा। वहीं पूर्वी रामगंगा दोस्तों, ये तो पता ही है आप लोगों को, कल भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों नामिक पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा नदी, याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन का 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? किरात बिल्कुल है दोस्तों, ये तो प्राचीन जाति है। खस बिल्कुल, जार बिल्कुल भोटिया की उपजाति है। संथाल यहाँ की नहीं है, याद करिएगा दोस्तों, ठीक अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताइए संथाल कहाँ की जाति है और संथाल विद्रोह कब हुई थी? ये तो भाई आना चाहिए आप लोगों को, संथाल विद्रोह तो पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। सेशन का 37वां प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई मैंने कल ही आप लोगों को चर्चा किया और कल ही आप लोगों को बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 26 जुलाई, ठीक है दोस्तों, 1979 में दोस्तों, ठीक है। और कहाँ की गई थी? मसूरी में। और किसके द्वारा की गई थी? डीडी पांडे के नेतृत्व में दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं के निर्देशन में उत्तराखंड क्रांति दल बनता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनाने में दोस्तों यूकेडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, याद करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? दोस्तों लाखामंडल जोनसार बिल्कुल सही है, हरिपुर बिल्कुल सही है, खलामंडल बिल्कुल सही है, मतिपुर मंडावर आपका सही नहीं है। ये है आप लोगों का दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित जगह, ठीक, बिजनौर के आसपास का इलाका। 39वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों ये लगाता है आर्टिकल 13, ठीक है दोस्तों। बोले तो जिसमें आर्टिकल 13 में आपने पढ़ा भी होगा न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाती है। तो वही न्यायिक पुनरावलोकन हमने किस देश से ली है दोस्तों? अमेरिका से, ठीक है। तो यही सवाल पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन वाले कौन से दो देश हैं? एक तो भारत है और एक अमेरिका में है, याद करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और सेशन का 40वां प्रश्न हम लोग करते हैं दोस्तों। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों जब कोई विधेयक राष्ट्रपति वापस करते हैं मतलब पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो उसमें वो निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं, याद करिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक में 3 ही मत दे सकता है दोस्तों, ठीक है। या तो वो उस सबसे पहले देखिए दोस्तों कौन से अधिकार रख सकते हैं वो, या तो वो उस विधेयक पर सहमति देंगे, ठीक है दोस्तों, या तो वो उस विधेयक को रोक सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, या तो वो उस विधेयक को क्या करेंगे दोस्तों? वापस भेज देंगे, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर 3 ही चीज़ें कर सकता है, या तो उस विधेयक को सहमति देगा सीधे सीधे, या तो उस विधेयक को रोक सकता है, या तो उस विधेयक को वापस कर देंगे या भेज देंगे, ठीक है दोस्तों, जिस सदन से आया होगा। जब राष्ट्रपति कोई भी विधेयक में साइन करेगा तभी वह विधेयक क्या बनता है दोस्तों? अधिनियम बन जाता है, याद करिएगा। हाँ, यहाँ पर धन विधेयक पर दोस्तों वो वापस नहीं कर सकता है धन विधेयक, ठीक है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में जब भी लाया जाता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बगैर नहीं लाया जा सकता है। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, याद करिएगा। धन विधेयक में दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अवश्य है, ये भी आप अच्छे से याद करिएगा। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेशन का 41वां प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है, ये तो सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, बिल्कुल दोस्तों। अगर मंत्रिपरिषद अपना क्या वो खो देगा, जो उसके पास वो है दोस्तों, क्या बोलते हैं, बहुमत है, वही खो देगा, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद तो भंग हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, बिल्कुल। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल किसी राज्य में राज्यपाल
बन सकता है राष्ट्रपति के नियमानुसार या राष्ट्रपति नियुक्त देता है, याद करिएगा। ठीक है। अब भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है? नहीं दोस्तों, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं की जा सकती है, याद रखिएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है और ये आपका दोस्तों सदन का उच्च सदन होता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा की टोटल सदस्य संख्या 250 है, याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं सेशन का 42वां प्रश्न पर। ठीक है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो दोस्तों ये है आप लोगों का दोस्तों कालसी में। ठीक है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कालसी अभिलेख की खोज ना 1860 में ये की थी दोस्तों फॉरेस्ट महोदय ने। किसने की थी दोस्तों? फॉरेस्ट महोदय ने की थी। आप इसको याद करिएगा। हाँ, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? CBRI ये तो बिल्कुल रुड़की में है। उच्च न्यायालय नैनीताल में, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी चमोली में, ये भी तो बिल्कुल सही है। तो भैरव घाटी आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। भैरव घाटी दोस्तों आप लोगों की कहाँ है? उत्तरकाशी में, याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन का 44वां प्रश्न। मोस्ट लगा दीजिएगा दोस्तों। हाँ, आप पढ़ रहे हैं बीबी सर यूके चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने 2-3 फ्रेंड लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 249 ना आप लोगों का राज्यसभा से संबंधित है। अब आप लोग कहोगे कि 249 में क्या है? 249 में दोस्तों संसद को यह अथॉरिटी है दोस्तों कि वो राज्य विषय में, जो आप राज्य विषय या राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है दोस्तों, और वो बना सकती है बहुमत 2/3 बहुमत के आधार पर राज्यसभा में उस प्रस्ताव को पारित करके किसी राज्य सूची या किसी भी राज्य में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, याद रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, यह इस आर्टिकल में उल्लेखित है। ठीक है, 45वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? प्रश्न आ गया दोस्तों फिर से, एक आपका भारत, एक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तभी तो हमने न्यायिक प्रणाली या न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश से ली है दोस्तों? अमेरिका से। और हमारे आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई। ठीक है दोस्तों, 46वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोगों का व्यवस्थापिका सरकार का अंग है, कार्यपालिका न्यायपालिका। क्योंकि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि सरकार के कितने अंग हैं दोस्तों? सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, एक हो गया आपका व्यवस्थापिका, एक हो गया आपका कार्यपालिका, एक हो गया आपका दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बाद लेजिस्लेटिव। ठीक है दोस्तों, ये 3 होते हैं। ठीक, और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है लेकिन सरकार का अंग नहीं है, याद करके इसके हिसाब से। ठीक है, और निर्वाचन आयोग दोस्तों भाग 15 में निर्वाचन आयोग का क्या है? प्रावधान है। और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक आपका निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, अच्छे से याद करिएगा। है, सेशन का 47वां प्रश्न है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? कल ही मैंने आपको बताया था दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत दोस्तों आप लोगों का नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दी जाती है, अच्छे से याद करिएगा इसे भी। 48वां प्रश्न। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है दोस्तों? तदर्थ न्यायाधीश मतलब दोस्तों जब आप लोगों का दोस्तों कोर्ट का काम अधिक बढ़ जाएगा तो दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे न्यायाधीश जिसके कोर्ट के जो कार्य प्रणाली है उसको निपटाने के लिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे व्यवस्था है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति से दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 के 1 के हिसाब से की जाती है दोस्तों। अच्छे से याद करेगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के लिए होता है और आर्टिकल 127 के 1 में। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल बहुत महत्वपूर्ण, याद करिएगा आने वाले एग्जाम के लिए उत्तराखंड के।
क्वेश्चन नंबर 49वां, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप इसे अच्छे से याद करिएगा। अब कुछ चीजें हो जाए इसमें भी महत्वपूर्ण है कि भारत में लोक लेखा समिति का प्रावधान कहाँ से आया। तो दोस्तों आपने कई बार सुना भी होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में, मतलब 1919 के अधिनियम से लोक लेखा समिति का प्रावधान है। एक और सवाल पूछाएगा कि पहली बार कब इसे स्थापित किया गया या पहली बार लोक लेखा समिति कब बनाई गई थी? 1921 में। ठीक है दोस्तों, कब बनाई गई थी? 1921 में। और अब सवाल पूछाएगा कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 22। ठीक है, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? अब इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के इसमें होते हैं दोस्तों 15 सदस्य और राज्यसभा के होते हैं दोस्तों इसमें 7 सदस्य। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने ये बहुत अच्छे नोट्स बना दिए हैं और आप इसे ऐसे ही याद करेंगे और इसे ऐसे ही लिखेंगे भी दोस्तों। ठीक है, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं और 50वां प्रश्न सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों रक्षा बिल्कुल संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले बिल्कुल है, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य बिल्कुल है, कानून एवं व्यवस्था दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, याद करिएगा। हाँ, 51वां, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की बात हो रही है, तो दोस्तों राष्ट्रपति यहाँ पर ना आप लोगों का दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अच्छे से याद करिएगा राज्यसभा में। लेकिन ये यहाँ पर ना क्या पूछ रहा है? आंग्ल भारतीय, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोकसभा में तो करता है 2। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में 2 करता है, याद करिएगा, वो आंग्ल भारतीय होते हैं अच्छे से। ठीक, 52वां प्रश्न है, भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है कि भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। अब सवाल पूछाएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता 118 आर्टिकल 118 के अकॉर्डिंग करता है। मतलब 118 में ये लिखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करेगा। ठीक, लेकिन अगर आपको सवाल यह पूछा जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है संसद की? तो दोस्तों ये तो बुलाता है आपका कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के अनुसार। अब संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा दोस्तों? जब सत्र नहीं चल रहा होगा। ठीक है, याद करिएगा। 53वां प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? ये कह रहा है कि राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं हो, तो दोस्तों कौन भारत देश का राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होगा ना दोस्तों, वो उस टाइम पीरियड पर राष्ट्रपति का पद संभालेगा, याद करिएगा। हाँ, 54वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में जो कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये ले सकता है दोस्तों आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट अब सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को दोस्तों कि भारत का महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पर है? तो आप याद करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से, आर्टिकल 76 में यह प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। अब आप कहोगे महान्यायवादी कौन होते हैं ये दोस्तों? भारत देश का जो सरकार है ना, सरकार का ये कहीं ना कहीं एक विधिक अधिकारी, मतलब कानून या वकील कह सकते हो आप। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना आप लोगों को दोस्तों कि महान्यायवादी का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत देश का महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटमणि। ठीक है दोस्तों, आर वेंकटमणि है, याद करिएगा। वेणुगोपाल के स्थान पर 1 अक्टूबर 2022 से आपके आर वेंकटमणि जी बन गए हैं। ठीक, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? लोकसभा का विघटन करना,
लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी दोस्तों, लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखना, लोकसभा में कौन कब बोलेगा दोस्तों, ये सारा काम किसका है, लोकसभा अध्यक्ष फिक्स करता है। अच्छे से याद करेंगे 55वां प्रश्न को भी। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तन करने के लिए प्राधिकार रखता है। तो दोस्तों भारत की संसद दोस्तों किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कम ज्यादा करने का प्रावधान रखता है आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। ठीक। 57वां प्रश्न दोस्तों सेशन का, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया। दोस्तों देखो एक ही चैप्टर से कई बार क्वेश्चन कैसे कैसे घूम घूम कर पूछ रहा है। तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया है, आर्टिकल 13 में इसका उल्लेख है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत का चैप्टर है, आर्टिकल है, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं 58वें प्रश्न पर। हाँ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों देख ही रहो बार बार कई बार क्वेश्चन घूम फिर करके आ रहे हैं, बस हमें उन प्रश्नों के पोस्टमार्टम करने हैं बस। आधिकारिक भाषाओं से दोस्तों अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थी, तो वर्तमान में 22। तो दोस्तों इससे 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां और 22वां को भी याद करिएगा अच्छे से आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 59, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ALAN, लैन का क्या तात्पर्य है, मतलब फुल फॉर्म पूछा रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है। सेशन का 60वां पर, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, जो पे इंटरनेट यूज करते होंगे दोस्तों उनके पास एक यूनिक IP एड्रेस होता है दोस्तों, तो इसलिए यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। ये है दोस्तों रेड हैट लाइनक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं। नेक्स्ट दोस्तों 62, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNA दोस्तों क्या कह रहा है, DNS का तात्पर्य है। तो दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कंप्यूटर संबंधित बहुत महत्वपूर्ण, तो डोमेन नेम सिस्टम, यह आप आसानी से कर ले जाओगे कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63, लोकसभा की मीटिंग चलाने के लिए या चलाए रखने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितना होना चाहिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। 1/10। ठीक है ना, कुल सदस्य संख्या का दोस्तों 1/10 सदस्य होना चाहिए दोस्तों किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए लोकसभा में, काफी महत्वपूर्ण। 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मैं कल भी परसों भी लगातार चिल्ला रहा हूँ दोस्तों, आर्टिकल 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता की बात कहता है दोस्तों, सिविल कोड की बात कहता है दोस्तों, और ये आपका दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है दोस्तों, अच्छे से इसको भी याद करिएगा। हाँ, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों आपका गोवा। अगर उत्तराखंड लागू कर लेते हैं तो दूसरे नंबर का राज्य बन जाएगा, याद करिएगा। सेशन का आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। दोस्तों एक उच्च गति की स्मृति युक्त CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडार हेतु प्रयुक्त होती है कहलाती है। तो एक रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, एक रजिस्टर एक उच्च गति की स्मृति युक्त CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडार हेतु प्रयुक्त होती कहलाती है, ये कह रहा है एक रजिस्टर होती है दोस्तों ये। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। URL से तात्पर्य है मोस्ट दोस्तों URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग खूब मेहनत से पढ़ते रहिए दोस्तों, धैर्य रखिए दोस्तों, पेपर होगा अच्छे से होगा, क्योंकि अभी इतना ये ताम झाम चल रहा है दोस्तों, इससे एक बार बाहर आने दो दोस्तों आयोग एक बार साफ होने दो दोस्तों अच्छे से, और ये जो कार्रवाई है एक बार STF को अच्छे से इनको धूल चटाने दो दोस्तों, इनको जेल के पीछे डालने दो दोस्तों। आप अपनी तैयारी जो भी कमी पेशी रह गई थी, जिन भी भाइयों का दोस्तों, जिन भी बहनों का दोस्तों, तो वो अपना डाउट क्लियर करिए दोस्तों। इस बीच जितना भी समय आपको मिला है दोस्तों उसका भरपूर उपयोग करिए दोस्तों, कि ये इसमें मेरा अनकम्प्लीट हुआ था, इसका मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था ये टॉपिक। तो दोस्तों हम जल्दी आप लोगों के लिए दोस्तों फुल डिटेल बैच हम लोग लेकर के आए दोस्तों ऑनलाइन। तब तक के लिए आप चैनल पर बने दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से, ख्याल रखिएगा।